एजीसी जिंदाबाद 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 ट्रेन मैनेजर एकता जिंदाबाद 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 ट्रेन मैनेजर एकता जिंदाबाद 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 एजीसी जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी की टीम दिल्ली के आईटीओ में है। यहाँ पर हरकिशन सिंह सुरजीत भवन में भारतीय रेलवे में काम करने वाले गार्ड्स, जिनकी अगुवाई उनके संघर्षों के लिए, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल का सेंटर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है। यहाँ कई सवालों को लेकर विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुँची है। पहला सवाल तो ये है कि जिस तरीके से लगातार भारतीय रेलवे में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या उसके खिलाफ भी ये लोग संघर्ष कर रहे हैं? और दूसरा सवाल, लगातार देश के तमाम सरकारी संस्थानों में काम करने वाले मजदूर ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे हैं। क्या ये लोग भी उन मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं? और मौजूदा समय में वो किन समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं? इन्हीं सवालों को लेकर विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुँची है। इनसे बातचीत करेगी और इस मसले को समझने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। मेरा पहला सवाल ये है कि ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल कब बना और इसको बनाने के पीछे आप लोगों का मकसद क्या था सर? ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल का जब हम लोग ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल का जन्म ऐसे हुआ है कि हमारी जो समस्याएं थी कैटेगरी का, उस कैटेगरी की समस्याओं को लेकर हमने तमाम कोशिशें उस समय करते थे, तो हमको फुलफिल नहीं होता था। तो हमारे जो सीनियर लीडर्स, बुजुर्ग लीडर्स लोग थे, उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक कैंपेन हम चलाएं और हम अपने लोगों को एकजुट करें। तो हमारे ये सरदार अतर सिंह आहूजा जी, ये लुधियाना में हैं, अभी भी हैं। इन्होंने ट्रेनों में घूम घूम के जब ड्यूटी के जाते थे तो लाइन बॉक्स को देखते थे, लाइन बॉक्स में नाम देखते थे, उस स्टेशन का नाम देख के वहाँ पर पोस्ट कार्ड के द्वारा इकट्ठा किए सबको। फिर एक अधिवेशन हुई और उसके बाद फाइनली 1966 18 फरवरी को अतर सिंह आहूजा जी ने पहला बीजीएम जो हुआ ये नागपुर में हुई और तब से अब तक लगातार चली आ रही है। हमारा 38वां बीजीएम जो था लास्ट, वो आपका अभी 2023 में भोपाल में संपन्न हुआ। इस तरह से हम लोग गार्ड काउंसिल जो है ट्रेन मैनेजर्स के लिए और उनके हित के लिए अनवरत प्रयासरत हैं। इंडियन रेलवे में गार्ड कितने स्वीकृत पद हैं और अभी कितने लोग अभी कार्यरत हैं इस समय? इंडियन रेलवे में स्वीकृत पोस्ट जो है 53,219 और आज के डेट में 38,000 ऑन रोल है और वैकेंसी 15,229 अभी वैकेंसी है। मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत कम अभी लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी मुझे समझाइए, क्या आप लोगों की डिमांड ये भी है, जैसे और लोग भी कर रहे हैं रेलवे में, जैसे मैं जानता हूँ ऑल इंडिया लोकल रनिंग स्टाफ है या और भी डिपार्टमेंट के हैं जो वैकेंसी को लेके डिमांड कर रहे हैं कि वैकेंसी फिर भरी जानी चाहिए, क्या आप लोग का भी डिमांड है क्या? हाँ, वैकेंसी का तो सबसे प्रमुख डिमांड वैकेंसी का ही है, क्योंकि ये संरक्षण से रिलेटेड ये है, कैडर है और ये भारतीय रेलवे में ऑपरेशन की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। ऑल इंडिया ट्रेन मैनेजर्स जो है हमारे, तो इसकी तो वैकेंसी को फुलफिल होना ही है। अगर संरक्षा और सुरक्षा से यात्रा हो, वो तो हर कोई चाहता है, चाहे वो माल लदान हो, चाहे वो सवारी पैसेंजर्स की बात हो, तो उसके लिए गार्ड का होना, ट्रेन मैनेजर का होना, वो सेफ्टी की दृष्टि से अति आवश्यक है। सर, एक सवाल और मुझे समझना है, जिस तरीके से और डिपार्टमेंट हैं और आपका भी मैंने एक दो आर्टिकल पढ़े जिसमें आप लोगों ने कहा है कि 9 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं सर? देखिए, अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं लेगा एक आम इंसान जो है, एक आम इंसान को कम से कम आपको 18 घंटे आपको चाहिए अपने लिए भी। आपके परिवार के बाद आपको एक पूरी वो चाहिए, रेस्ट चाहिए। एक पूरी रेस्ट कितना होता है? कम से कम 8 घंटा। तो अगर हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी ये करते हैं, तो उसको जब हम अगर बाहर स्टेशन में जाते हैं तो हमको मिनिमम 8 घंटा रेस्ट चाहिए
और होम स्टेशन में आते हैं तो हमको 16+2 का रेस्ट चाहिए, क्योंकि हमको 2 घंटा पहले हमको कॉल किया जाता है कि आपकी बुकिंग लगी है। तो हमको जो 16 घंटा का हमारा पूरा रेस्ट है वो मिलना चाहिए, ये जेन्युइन डिमांड है। एक सवाल ये आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि रेस्ट तो चाहिए होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। इसका जो आप लोगों को रेस्ट नहीं मिलता, इसका क्या यात्रियों पर भी प्रभाव पड़ेगा क्या इसका? हाँ, 100%, 100%। आप एक मैं आपको बताया पहले भी कि संरक्षा और सुरक्षा, एक यात्री आराम से, आप जब जाते हैं ट्रैवल करते हैं तो वो आराम से सोता है और अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। तो उस यात्रा के पीछे एक पूरी सिस्टम काम करती है। उस सिस्टम में खासकर रनिंग स्टाफ जो एक आगे रहता है और एक पीछे रहता है। ये जो रनिंग स्टाफ है ये बड़ी मुस्तैदी से काम करता है, बिना आग झपकाए, और संरक्षा और सुरक्षा के साथ आपको पहुंचाता है। बात और मुझे समझाइए। जिस तरीके से रेलवे में प्राइवेटाइजेशन का जोर चल रहा है, कई डिपार्टमेंट के लोग जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। इसका क्या आप लोग भी विरोध कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं सर? नहीं, प्राइवेटाइजेशन का विरोध इसलिए है, संगठित संगठित श्रमिक और असंगठित श्रमिक ये आज से नहीं, बहुत सालों से चली आ रही है। पहले हम संगठित श्रमिक, हम चाहते थे कि असंगठित जो क्षेत्र है हमारा, असंगठित क्षेत्र, वहाँ पर भी संगठित होके और ये रहे। तो इससे क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन में लगाम लगती है, और प्राइवेटाइजेशन करने से आपकी की जो मूलभूत समस्या है उसमें सुधार हो जाएगी? नहीं हो सकती है। प्राइवेटाइजेशन से ये होगा कि एक व्यक्ति जिसकी एक मूलभूत खर्चे हैं या मूलभूत जो भी उसकी जो ये होती है लाइबिलिटीज़ है, उसको वो पूरा करे। और आप जानते हैं प्राइवेटाइजेशन में कैसे शोषण होता है कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा और उसके द्वारा, जहाँ पर कुछ कोई सुविधाएं नहीं है। तो आपको तो एक सामाजिक सुरक्षा चाहिए ना, तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर से सार्वजनिक सेक्टर, और सार्वजनिक सेक्टर आज से नहीं, जब से सार्वजनिक सेक्टर जितने भी रहा और वो बड़े अच्छे काम किए हैं। आपको कोरोना के पीरियड में आपको सारे सार्वजनिक जो संस्था थी, जो सार्वजनिक सरकारी हॉस्पिटल्स थे, हमारे रेलवे के ट्रेन मैनेजर साथी थे, ड्राइवर थे, सारे लोग थे, जिन लोगों ने रात दिन, जब आप और हम डर के मारे, आम जनता वो डर रही थी, उस समय में वो रात दिन सेवा किया कोरोना मरीजों को लेके। तब उस समय तो कोई प्राइवेट नहीं आई सामने। तो इसलिए इनकी तो जरूरी है, अगर सरकारी कर्मचारी था करके आपने इतनी भीषण जो त्रासदी हुई हमारे साथ, उस त्रासदी को हम कंट्रोल कर पाए। एक सवाल और मुझे समझाइए। जिस तरीके से तमाम सरकारी डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी लड़ रहे हैं, आप लोग भी क्या उस आवाज़ में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं क्या? ओल्ड पेंशन स्कीम तो हमारा सबसे बड़ा जरूरत चीज़ है, क्योंकि ये जो एनपीएस और यूपीएस है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कोड है। क्योंकि अगर आपको आपके बुढ़ापे में अगर आपको सामाजिक सुरक्षा नहीं रहा, तब आप क्या करेंगे? और दूसरी बात यह है कि ओपीएस से आप पीछे हट रहे हैं, तो अगर ओपीएस में आप जो भी ओपीएस जो है सिस्टम है, उस ओपीएस के सिस्टम पे आएंगे, जो एक व्यक्ति रिटायर होके जाएगा, वो अपनी परिवार, उसकी लाइबिलिटीज़, उसके आजकल आपका लॉन्जिविटी भी बढ़ गई लोगों की, उसके परिवार, उसके बाल बच्चे, सबके लिए सुरक्षा है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये पैसा तो मार्केट में ही जाएगा ना, जब आपको दे रहा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है सरकार को ओपीएस देने में? ओल्ड पेंशन स्कीम आपके लिए ज़रूरत है, लेकिन हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं, हमारे देश की सरकार कह रही है कि अगर हमने ओल्ड पेंशन स्कीम सभी मजदूरों के लिए लागू किया, उसके लिए तो पहले तो पैसा नहीं है, और अगर लागू कर देंगे तो इसका नुकसान आम जनता को होगी। फिर आप लोग क्यों सरकार के खिलाफ ऐसे डिमांड कर रहे हैं? मेरे को एक बात बताइए आप, ओपीएस से सरकार को क्या खतरा है? पहली बात, एनपीएस के द्वारा और इनके द्वारा ये जो पैसे आप शेयर मार्केट में रखेंगे, शेयर मार्केट उछल नीच होते रहते, आप देख रहे हैं, कई लोग कंगाल हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह से हालत में आ जाते हैं। तो ये पैसे मेरे रिटायरमेंट के समय अगर शेयर मार्केट गिर गई तो मेरे का क्या हालत होगा? मेरे जो बुढ़ापे की जितनी जमा पूंजी मैंने सरकार को दिया बार रखा, वो सारे के सारे डूब जाएगी। तो उस समय मेरी मेहनत की पूरी, मैं सारी ज़िंदगी जो मेहनत कर रहा हूँ, अपने जो एक जवान अवस्था को और को वृद्धावस्था तक खींचता हूँ, सरकार के लिए, समाज के लिए, अपने देश के लिए भी करता हूँ,
तो उसके बदले में मेरे को तो एक रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षित भविष्य चाहिए ना। और ये ओपीएस सिर्फ हमारे सबको वो मिलना चाहिए। एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हर कर्मचारी जो या हर नागरिक जो सेवा कर रहा है उसको मिलना जरूरी है। इस समय मौजूदा समय में जो गार्ड्स हैं भारतीय रेलवे में, उनके सामने किस तरह की समस्याएं आ रही हैं सर? देखिए, गार्ड जो ट्रेन मैनेजर है इसके पास विभिन्न समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेके हम रेल के साथ, रेलवे प्रशासन के साथ, रेल मंत्रालय के साथ अनवरत प्रयासरत है। हमारा एक ऐसा कैडर है इंडियन रेलवे में जो एक ग्रेड में आता है, जबकि भारत में कहीं भी ऐसा नहीं है, पूरी इंडिया में खैर यही एक कैडर है जो एक ग्रेड में आता है, दूसरे ग्रेड में रिटायर हो जाता है। मिनिमम 3-4 प्रमोशन सबको मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ एक में आता है और दूसरे में रिटायर हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी समस्या हमारे साथ लगी हुई है, जिसके लिए हम अनवरत प्रयासरत है। आप लोगों का कोई हैंड ब्रेक का इशू चल रहा है, उसके ऊपर थोड़ा आप समझाएंगे तो अच्छा होगा। तो ये जो हैंड ब्रेक की इशू थी, ये हैंड ब्रेक का इशू जो था, इसमें एक पहले ही ऐसा था कि हर स्टेशनों में, सभी स्टेशनों में इंडियन रेलवे के पॉइंट्समैन कैटेगरी को रखा गया है। पॉइंट्समैन कैटेगरी के द्वारा जब गाड़ियाँ स्टेबल होती है वो आता है, और ट्रेन मैनेजर क्योंकि सुपरवाइज़र पोस्ट होता है, वो सुपरवाइज़र होने के नाते वो उसको सुपरवाइज़ करता है, और वो पॉइंट्समैन जो है जो वो आके हैंड ब्रेक बांधता है। हैंड ब्रेक बांधने के बाद सुरक्षित हो जाता है, तो फिर जाके उन लोगों को वो गाड़ी को छोड़ के वो जाते हैं। अब वो रेलवे ने बीच में कुछ लोगों के कहने पे उसमें परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन करके उन्होंने क्या किया, उसमें ये कह दिया कि हैंड ब्रेक जो है वो ट्रेन मैनेजर और एएलपी बांधेगा। तो पॉइंट्समैन का तो है काम, तो पॉइंट्समैन क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, ट्रेन मैनेजर एक सुपरवाइजर कैडर है जिसको आप सुपरवाइज के लिए रखे हैं, वो हैंड ब्रेक तो नहीं बांध सकता। वो हैंड ब्रेक के लिए आपको कह सके कि हैंड ब्रेक बांधिए, और एक स्टेशन में जब हैंड ब्रेक बांधा जाता है तो वो स्टेशन के सेक्शन होती है, उसका पूरा इंचार्ज होता है वो स्टेशन मास्टर। अगर आप हैंड ब्रेक बांध रहे हैं और हैंड ब्रेक किसी कारण से कुछ हो गई और रोल डाउन हो गया, तो उसकी जवाबदारी तो स्टेशन मास्टर ही लेगी। तो जब स्टेशन मास्टर पूरी तरह से कंफर्म नहीं होगा कि मेरी हैंड ब्रेक और ये सारा चीज़ इंश्योर्ड है और बंदा है, तो वो फिर अब उसको जवाबदारी होगी। तो वो ट्रेन मैनेजर और एएलपी से ना करा के वो पॉइंट्समैन से जो चली आ रही है सिस्टम, और ये जीआर में शुरू से दिया हुआ है, हमारे जो जनरल रूल्स होते हैं उसमें क्लियर कट दिया हुआ है कि ये स्टेशन के द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। तो उसको इन लोग चाहते हैं कि पॉइंट्समैन ना करके स्टाफ करे, जो कि असुरक्षित है। ये असुरक्षित है। उसका कारण यही है कि एक स्टेशन मास्टर अपने पॉइंट्समैन के ऊपर जो उसके अंडर में है वो उसके प्रति जवाबदेह है, और वो जवाबदेही का काम कर रहा है, तो वो चाहेगा कि सुरक्षित हो तो मेरे नज़रों में सुरक्षित हो। एक वाहियात वो है, और इसके ऊपर में प्रशासन कोशिश कर रही है कि हम कैसे भी करके कैडर को ख़त्म करें और ये करते चले जाए, तो इससे पॉइंट्समैन कैडर ख़त्म हो जाता, हम दूसरे से एक आदमी से 10-12 काम करवा ले। हाँ, कहीं पे जब रोड साइड में कहीं पे हम लोग को स्टेबल करना रहता है जहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पर तो जनरली लोग रोकते ही अपना कोशिश करते ही है। लेकिन इसके अलावा कि अगर स्टेशन यार्ड के अंदर में जिसका स्टेशन मास्टर इंचार्ज होता है, वहाँ पर गार्ड के द्वारा या ट्रेन मैनेजर के द्वारा एएलपी के द्वारा किया जाना, ये तो गलत है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के महासचिव डी विश्वास की बातों को सुना। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक मेरे सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने एक बात जो बताया कि किस तरीके से लगातार कई सालों से ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल भारतीय रेल में काम करने वाले गार्ड्स की समस्याओं को लेकर और उनके अधिकारों को लेकर संघर्षरत है। उन्होंने एक बात और समझाई, प्राइवेटाइजेशन किसी भी तरीके से सही नहीं है, खासकर भारतीय रेल में, क्योंकि ये सीधी सीधी करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा के साथ संबंध रखता है। एक बात तो ये। दूसरी बात जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने समझाया, हर कोई व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, खासकर बुजुर्ग अवस्था में, वो चाहता है कि उसका भविष्य एक बेहतर हो, सुरक्षित हो। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार ना देकर
लाखों श्रमिकों की बेहतर जीवन जीने की उम्मीदों पर पानी फेर रही है। साथ साथ में ये भी समझना है कि अगर भारतीय रेल को सुरक्षित बनाना है, अगर भारतीय रेल को मजबूत बनाना है सभी की सुरक्षा के लिए, तो ज़रूरी है कि भारतीय रेल में काम करने वाले तमाम विभागों के कर्मचारियों की सुरक्षा की जाए, गार्ड्स की सुरक्षा की जाए, उनके भविष्य की सुरक्षा की जाए। इसीलिए लगातार ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल भारतीय रेल में काम करने वाले गार्ड्स के लिए संघर्ष करता आ रहा है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी सच्चाई की खोज।